यस, क्लास 9th और 10th। देखो मैं आज ना आपको अब छोटे छोटे वीडियो के बिहाफ पर मैं आपको ये सिखाऊंगा आज से आपका केडी सर कि केमिस्ट्री को किस तरह से डील करना है। देख, दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, मान लो इस बात को, ठीक है। क्लास 10th लेवल तक तो सबसे हलवा, ठीक, लेकिन इसको बच्चों ने हवा बना कर रख दिया, केमिस्ट्री। अबे यार, लॉजिक समझ, लॉजिक समझ और लॉजिक को सीखो, और अगर नहीं समझ में आए तो पूछो, ठीक है। 9th-10th की केमिस्ट्री आज से आपको मैं समझाऊंगा और कुछ ऐसा लॉजिक बताऊंगा ताकि आपसे एग्जाम में कुछ गलती हो ही ना। आज मैं आपको समझाऊंगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को आइडेंटिफाई किस तरह से करोगे। क्लास 9th में भी है कि डिफरेंस बिटवीन मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। जनरल टीचर से पूछ लोगे ना सवाल, और ये जनरल बच्चे से पूछ लोगे तो व्हाट इज मेटल, तो वो बोलने लग जाते हैं मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर कहीं ना कहीं इस तरह से बोलेंगे गुड कंडक्टर, मेटल्स आर ये। अब भाई, तुमसे प्रॉपर्टी थोड़ी पूछा था, तुमसे तो जनरल पूछा था हाउ यू रिकॉग्नाइज द मेटल। मेरी बात समझ में आ रहा है? लेकिन लोग बात कहने लगे भाई तूने जो अभी बताया वो बाद में चल के बताया जाता है। भाई, बच्चों को सवाल और आइडेंटिफिकेशन तो करना आना चाहिए, ठीक है। तो उस आइडेंटिफिकेशन को समझाने के लिए मैं क्लास 9th को आज से ही कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन समझाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। क्लास 9th और 10th में आपको बेसिक बेसिक बातें केमिस्ट्री का कुछ ऐसा सिखा दूंगा जिसके दम पे केमिस्ट्री का कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी आए, सीबीएसई में या आईसीएसई बोर्ड में, फोड़ डालोगे। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में रियलिटी में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान दीजिए बेटा, अगर मैं तुमसे जनरली पूछूं, अगर मैं तुमसे जनरली एक बात पूछूं, मतलब पूछिए सर, घर की खेती पूछ लीजिए, सब टीचर पूछते हैं, अभी पूछ लीजिए। अरे यार, ऐसी बात नहीं है। मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा था कि जनरली अगर तुमसे कोई पूछे कि एटम क्या है, तो लोग बात कह देते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन एवर, बट द जॉन डाल्टन थॉट इज रॉन्ग। आगे चल के पता चलता है कि एटम इज सब डिवाइडेड इन 3 ways, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बाकी उसके आगे तो फिजिक्स में है, न्यूक्लियर फिजिक्स में, कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर चुके हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। भाई, इसके बारे में तो कोई बताता नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आप 9th-10th में बेसिक बातें सुन लो पहले कि एटम है क्या है। एटम है, एटम में क्या क्या आता है भाई? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और इतनी बातें ध्यान में रखिएगा, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। नो चार्ज का मतलब ये नहीं कि इसके पास मास नहीं है, बट हैविंग मास, बट कहीं ना कहीं इसके पास कुछ ना कुछ मास है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स के पास चार्ज भी होता है भाई साहब, मास भी होता है, ठीक है। हैविंग अ मास एज वेल एज चार्ज, चार्ज भी रहता है, मास भी रहता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चार्ज भी होता है एंड मास भी होता है, इस बात को कभी भूलना नहीं, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई ये कहता है क्लास, अगर कोई तुमसे ये कहता है कि कोई ऐसा एटम जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी एटम में बराबर हो जाए, तो आप ऐसे एटम को न्यूट्रल एटम बोलोगे, ठीक है। क्या बोलोगे? न्यूट्रल एटम बोलोगे। नंबर इलेक्ट्रॉन, नंबर प्रोटॉन की मात्रा अगर ज्यादा या कम हो जाए तो। दूसरी बात, तीसरी बात और सुनो कि अगर मान लो कोई एटम है, ठीक है, न्यूट्रॉन को भी रहने दो, अभी जनरल बात सुनो। अगर मान लो कि इतना तुमको पता होना चाहिए, जो प्रोटॉन होता है वो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, राइट। और उसके चारों तरफ कौन रहता है भाई साहब? इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। कितना घूमता है, कैसे घूमता है, वो सब कहानी बाद में बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिखाऊंगा, वैलेंसी सिखाऊंगा। भाई, फोड़ डालूंगा, मैं केमिस्ट्री छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। फिजिक्स वाला कुछ भी कर सकता है, ठीक है। फिजिक्स वाला केडी सर, ठीक है, फिजिक्स वाला केडी सर कुछ भी कर सकता है। और फिजिक्स पढ़ाने वाले को न्यूक्लियर फिजिक्स आता है, इसलिए वो केमिस्ट्री का 9th-10th निचोड़ करके फोड़ सकता है। बशर्ते ये बात हर किसी को समझ में आता नहीं है। लोग बात सोचते हैं कि कहीं ना कहीं मैं कमेंट कर रहा हूं, नहीं, कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं भाई, समझ, बात को समझना। बात है बस इतनी सी बात है कि मान लो 9th और 10th क्लास में फिजिक्स का डाटा कहीं ना कहीं मैचेबल होता है केमिस्ट्री में। यहां न्यूक्लियर फिजिक्स है, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान सुनना। अगर कोई एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ प्रोटॉन है, मान लो कुछ ऐसा हो जाए किसी डब्बे में से इलेक्ट्रॉन का स्कीपिंग होना शुरू हो जाए। मान लो थोड़ा देर के लिए किसी डब्बे में से इलेक्ट्रॉन स्कीप होना शुरू हो जाए। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन था और इस डब्बे में 2 प्रोटॉन था।
इस डब्बे में से इलेक्ट्रॉन स्किप होना शुरू हो जाए या फिर इजेक्ट होना शुरू हो जाए किसी भी रीजन से, व्हाटएवर, अगर किसी डब्बे में से इलेक्ट्रॉन स्किप हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन स्किप हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज होने के कई सारे रीजन होते हैं, उस पर जाना नहीं है, पहले जनरल बात सीखना है कि सर ने ये कहा है, सर ने सिंपल सी बात ये कहा है कि अगर कोई एटम है, अगर उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन कम हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन पहले था 2, प्रोटॉन भी था प्लस 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 लाइक दैट वे कई लोग था, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज होगा एक समय के बाद उस एटम के पास जो मेजोरिटी जो रहेगा वो क्या रहेगा भाई, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन रहेगा लेकिन उसकी मेजोरिटी थोड़ी सी कम रहेगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर ऐसा एटम जिसमें से इलेक्ट्रॉन लूज हो और प्रोटॉन की मात्रा बढ़ रहा हो, 100% वो एटम कहीं ना कहीं हाईली पॉजिटिव एटम कहलाएगा। वो एटम 100% हाईली पॉजिटिव एटम कहलाएगा। अगर कोई एटम में से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा हो, कुछ ऐसा प्रॉपर्टी हो कि इलेक्ट्रॉन लूज होने वाली प्रॉपर्टी हो, तो समझ लेना वो एटम क्या कहलाएगा, हाईली पॉजिटिव कहलाएगा। ध्यान सुनना, इस बात को कंक्लूजन में करते हैं कि इफ ऐसा कुछ हो कि किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन समहाउ लूज हो रहा हो, तो वो एटम आज के बाद हाईली पॉजिटिव एटम कहलाएगा, हाईली पॉजिटिव एटम कहलाएगा। और जो हाईली पॉजिटिव एटम होता है और जिसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, वो सब्सटेंस, वो एलिमेंट अक्सर कौन होते हैं, वो एलिमेंट अक्सर कौन होते हैं बेटा, मेटल होते हैं। तो आज के बाद तुमसे कोई पूछे कि मेटल को पहचानना है तो हमेशा बोलना उसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है सर कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है। मेरे बात समझना, अगर मैं बार बार इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हूं तो मेरे बॉडी में से क्या रह रहा है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है जो भी एक्स नाम का एलिमेंट था वो बार बार इलेक्ट्रॉन लूज करते करते उसके सर के ऊपर क्या बच जाता है, पॉजिटिव। ऐसा एटम जिसके चांद पर प्लस दिख रहा हो, ठीक है, तो समझ लेना ये पक्का कौन है, मेटल। ये पक्का कौन है, मेटल। जैसे एग्जांपल के तौर पर 100% कोई टीचर Al3+ लिख रहा है तो सोचना मत 3 के ऊपर क्या लगा है, चांद पर प्लस, 3 के ऊपर चांद पर क्या लगा है, प्लस। अगर 3 के ऊपर चांद पर प्लस लगा हुआ है तो डेफिनेटली दिस प्रॉपर्टी शोज एन मेटल। और प्लस इसलिए लग गया क्योंकि इस एटम में से क्या लूज हो रहा था, बार बार इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा था, वो बाद में चल करके हाईली पॉजिटिव कहलाया। और ऐसे ही कोई आप बाद में नाम दे देते हो केटायन प्रॉपर्टी, और ऐसे कोई आप लोग बाद में नाम दे देते हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या दे देते हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो आज के बाद मेटल का डेफिनेशन कोई पूछे तो आप बोलना है सब्सटेंस विच हैविंग द प्रॉपर्टी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, जिसके पास एक प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहती है जो कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके लूज कर रहा होता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी किसके पास होती है, मेटल के पास होती है। एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब जो है भाई साहब, ये सब के सब ऑल द condition, all the reasoning concepts based on the losing of electron, that is called metal. अब ये जो 3+ है ना बॉस, ये जो 3+ है ये एल्युमिनियम की क्या है, वैलेंसी है। नेक्स्ट क्लास में मैं वैलेंसी भी समझाऊंगा, परेशान नहीं। नेक्स्ट क्लास में वैलेंसी कॉन्फ़िगरेशन सब पढ़ा दूंगा मैं ऑनलाइन। भाई तू पढ़ ले, तू जजमेंट कर ले कि कहीं ना कहीं फिजिक्स में जो टीचर रहता है, न्यूक्लियर फिजिक्स वाले जो टीचर्स रहते हैं वो केमिस्ट्री कैसे फोड़ते हैं, तू बस पढ़ लो अच्छे से। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ऑनलाइन हर चीज पढ़ा दूंगा भाई, तुम बस ध्यान में देखते रहना। अब मेरी बात को सुनना। तो इसी तरह से अगर मान लो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी अगर कोई तुमसे पूछता है बेटा, अगर नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पूछता है तो गलती से कुछ ऐसा हो कि ये जो एटम था वो कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो, कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हो, गेन कर रहा हो। क्यों करता है, किस लिए करता है, वो बाद में समझाऊंगा। आयनिक प्रॉपर्टी, आयनिक कंसेप्ट बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी तुम बस इतना सा डेफिनेशन के बिहाफ पे मैं आया था यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन गेन अगर कोई एटम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की मात्रा उसमें कम है, वो कहीं से गेन कर रहा है, बार बार इलेक्ट्रॉन गेन करते करते उस एक्स नाम का एलिमेंट के सर के ऊपर क्या लग जाएगा, माइनस। ऑब्वियस है ये एटम बिहेव करने लग जाएगा एक हाईली निगेटिव एटम की तरह, ये बिहेवियर करने लग जाएगा हाईली निगेटिव की तरह, हाईली निगेटिव एटम की तरह। और जैसे ही हाईली निगेटिव एटम की तरह ये बिहेवियर करने लग जाएगा, इसको हम लोग कह देंगे इलेक्ट्रोनिगेटिव। क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रोनिगेटिव कहेंगे। अक्सर इसलिए जितने भी नॉन मेटल के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं क्लास 9th और 10th, जितने भी एग्जाम्पल होते हैं ज्यादातर गैस होते हैं, और सबके एग्जाम्पल्स में कहीं ना कहीं उसके चांद पर ऑक्सीजन जैसे है, उसके चांद पे क्या लगा हुआ है, 2- लगा हुआ है भाई, क्या लगा हुआ है, 2- लगा हुआ है। आपको बस पीरियोडिक टेबल 30 तक याद रखना है, उसमें से कॉन्फ़िगरेशन का पता कर लो,
कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। और जब भी कभी चार्ज तुम माइनस देख लो, पहली बात तो वो वैलेंसी है, और उसके चांद पे अगर माइनस है 100% उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी दिखाता है उसे और कुछ नहीं कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं? नॉन मेटल कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको पांचों स्लाइड समझ में आया होगा। और एक होता है भाई साहब मेटलॉइड्स, जिसके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है, जिसके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है। जो मेटलॉइड्स वाला जो ग्रुप होता है वो ग्रुप नंबर 14 होता है, ये याद रखना। ग्रुप नंबर 14 में जो मेटलॉइड्स कुछ पाए जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेटलॉइड का जो रोल निभाता है भाई साहब वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये बस इसको याद रखो। काशी गए शंकर पार्वती, क्या बोलोगे? बोलो बोलो बोलो। काशी, काशी गए, कौन गए? शंकर। और शंकर के साथ कौन गए? शंकर के साथ कौन गई? शंकर के साथ गई पार्वती। काशी गए शंकर पार्वती। तो ये ग्रुप नंबर 14। सर ये ग्रुप नंबर 14 होता क्या है? व्हाट आर द मेन रोल ऑफ ग्रुप नंबर 14? ये ग्रुप और पीरियड्स होते क्या है? तो भाई अगर तुम ना पीरियोडिक टेबल को अगर ऑब्जर्व करोगे ना, ये पीरियोडिक टेबल को अगर आप ऑब्जर्व करोगे और काउंटिंग इस तरह से करना स्टार्ट करोगे 1 2 3 लाइक दैट, तो जैसे जैसे काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे ना तो टोटल ग्रुप आपको पीरियोडिक टेबल में कितना दिखेगा? 18। भाई साहब 1 2 3 टाइप इस तरह वर्टिकल वाइज चेक करोगे तो कितने होंगे? 18। और अगर हॉरिजॉन्टल वाइज चेक करोगे ना तो इसे कहते हैं पीरियड्स। तो ये कितने होते हैं? 7। ये कितने होते हैं? 7। तो हॉरिजॉन्टल वाइज चेक होता है उसे पीरियड्स कहते हैं। वर्टिकल वाइज चेक करते हैं तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं नॉर्मली ग्रुप्स। तो जो ग्रुप नंबर 14 की बात कर रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेटलॉइड का एग्जांपल होता है वो होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ध्यान में रखिएगा, मेटलॉइड कौन होता है? जिसके पास दोनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रहा होता है, जिसके पास दोनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रहा था, जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी आ रहा होता है। एग्जांपल के तौर पर सिलिकॉन और जर्मेनियम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड्स। फिजिक्स के लैंग्वेज में इसी मेटलॉइड्स को बाद में चलकर क्लास 12 में हम लोग पढ़ाते हैं, और मैं पढ़ाता हूं भाई सेमीकंडक्टर। अपने भैया दीदी को भी बता देना कि सेमीकंडक्टर का एग्जांपल तुम्हें याद रखना है तो याद रखो, काशी गए शंकर पार्वती। काशी गए शंकर पार्वती। इज इट क्लियर? थैंक यू क्लास। आज के इतना लेक्चर काफी था। मेटल्स नॉन मेटल्स का लेक्चर आज आपको दिमाग में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ बने रहेंगे और अपने फ्रेंड्स को कहीं ना कहीं शेयर करके सब्सक्राइब करेंगे। और उम्मीद करता हूं आप ही हैं जिसकी वजह से मैं हूं, नहीं तो मेरी कोई अस्तित्व नहीं है मेरे बच्चों। लव यू, टेक केयर।